हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉइन अस। मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता आज आपके लिए एक बहुत नई वीडियो लेकर आया हूं। नए टॉपिक पर कई लोगों के कमेंट्स आने के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। लोगों ने ये इच्छा जाहिर की है कि जीएसटी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो जीएसटी के ऊपर अब हम अलग अलग पार्ट में वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहली वीडियो है, पहला पार्ट है इस वीडियो का जिसमें जीएसटी के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं। जॉइनस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन लोगों के लिए एक कोर्स रन करते हैं जो अकाउंटिंग फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, जीएसटी की अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनकम टैक्स एंड ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, टीडीएस एंड क्वार्टरली रिटर्न्स फाइलिंग, जीएसटी की मंथली और एनुअल रिटर्न फाइलिंग, टैली ईआरपी 9, टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बैंक बैलेंस शीट और बहुत कुछ। जी हाँ, उन लोगों के लिए जो ये चीज सीखना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उनको आप जॉइनस के कोर्स के बारे में बताएं ताकि वो लोग ये कोर्स करके अपने पैरों पर खड़ा हो पाएं और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाएं। आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी की बेसिक समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं। जितने भी तरीके के बिजनेस होते हैं उनको यदि तीन अलग अलग एक जो मेन पार्ट है बिजनेस का, यदि उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो एक ट्रेडिंग होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक होता है सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर आप सेवाएं देने का काम करते हैं। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेडर हम जिसे बोलते हैं, ट्रेडर का मतलब है जहां पर परचेज करके आइटम को, सेम आइटम को सेल किया जाता हो, यानी कि जिस आइटम को परचेज कर रहे हैं उसी आइटम की सेल की जाती है, उसे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे गैस की एजेंसी में होता है, पेट्रोल पंप में होता है, रेडीमेड गारमेंट्स में होता है, किराना स्टोर में होता है, शूज की शॉप में होता है, मॉल्स में होता है, साड़ियों की शॉप में होता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो ली जाती हैं, परचेज की जाती हैं और फिर बेची जाती हैं। जी हाँ, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है जो कि पहले वैट में कवर होती थी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरर हर वो व्यक्ति, हर वो कंपनी या फैक्ट्री या प्रोप्राइटरशिप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर है जो किसी रॉ मटेरियल को परचेज करती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, फिर उसको सेल करती है। यानी यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस आइटम की परचेज होती है वो आइटम सेल नहीं होता। परचेज होने वाला आइटम और सेल होने वाला आइटम अलग अलग है। कोई भी बॉटल फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, फ्लोर मिल गेहूं लेते हैं, बनाते हैं, आटे को बेचते हैं, तो गेहूं खरीदा जाता है, आटा बेचा जाता है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं। कोई भी फैक्ट्री इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कवर मानी जाती है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहां पर किसी भी तरीके की कोई परचेज सेल जनरली नहीं होती, लेकिन वहां पर सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, कंपनी सेक्रेटरीज की सर्विसेज हैं, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी है, डॉक्टर्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी तरीके का सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस टैक्स में कवर होता था। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स के मैक्सिमम पार्ट को खत्म कर दिया गया और एक नया एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जो लोग वैट में कवर थे, जो लोग एक्साइज में कवर थे, जो लोग सर्विस टैक्स में कवर थे, वो सभी लोग अब जीएसटी में कवर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया। इस एक्ट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी एक्ट यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स तब लगता है जब अपनी ही स्टेट में कोई सेल की जा रही हो। एसजीएसटी भी तभी लगता है जब अपनी स्टेट में कोई सेल की जा रही हो। लेकिन आईजीएसटी तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स या सर्विसेज दी जाती हैं। यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यदि हम यूपी के व्यापारी हैं, यदि हम दिल्ली के व्यापारी हैं, तो दिल्ली का व्यापारी यदि दिल्ली में ही कोई सेल करता है या सर्विसेज देता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी में कवर होता होगा। और यदि दिल्ली का व्यापारी यूपी में कोई सर्विस देता है या गुड्स सेल करता है तो वो आईजीएसटी लगाता होगा। आगे चलते हैं। एज पर आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ने सीजीएसटी एक्ट 2017 लागू किया। उसके बाद सभी स्टेट्स ने मिलकर एक एसजीएसटी एक्ट लागू किया, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। उसके बाद पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज करते हुए जो इंटर स्टेट की सेल और इंटर स्टेट की सर्विसेज थी
उनके ऊपर एक IGST की स्थापना की। CGST एक्ट इज इक्वल टू SGST एक्ट, सेम एक्ट है, सेम सेक्शंस हैं, सेम तरीके से लिखा गया है, टोटल 174 सेक्शंस हैं। जो IGST एक्ट है उसमें टोटल 25 सेक्शंस हैं, एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वेबसाइट है जीएसटी की www.gst.gov.in। जितने भी प्रोडक्शन सर्विसेज जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनका एक HSN कोड गवर्नमेंट इशू करती है। HSN कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। 6 डिजिट का यूनिफॉर्म कोड है, 4 डिजिट का भी है। ये यूनिफॉर्म कोड हर गुड्स और सर्विसेज के लिए प्री डिफाइंड किए गए हैं। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स की बात करते हैं, केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। जो चीजें जीएसटी के दायरे से बिल्कुल बाहर है, जिन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या स्टेट वैट एप्लीकेबल होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जी हाँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट की एप्लीकेबिलिटी अभी भी है, क्योंकि इन पांचों चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। अब आगे चलते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट एप्लीकेबल होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। जी हाँ, इन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं और कुछ नील रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अगली स्लाइड में इन तीनों में डिफरेंस एक बार क्लियर करेंगे। यानी कि इस स्लाइड में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। आइए समझते हैं जीरो रेटेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स या नील रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। जीरो रेटेड गुड्स होते हैं जो फॉर एक्सपोर्ट या SEZ को दिए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 100% एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो जीरो रेटेड गुड्स कहलाते हैं। फॉर इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए इन पर ITC अवेलेबल होता है। यूज ऑफ LOU एंड क्लेम रिफंड फॉर अनयूटिलाइज्ड GST, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, और पेइंग IGST एंड क्लेम रिफंड ऑफ IGST ऑन सेल्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स वो हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वो हैं जिनको गवर्नमेंट ने किसी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को देकर एग्जेम्प्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट जब चाहे उन पर रेट लगा सकती है और जब चाहे उनको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। इन पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे पूजा सामग्री, लाइव एनिमल्स, सरल्स, बहुत सारी चीजें हैं। इसकी एक एग्जेम्पशन की पूरी लिस्ट है, जिस एग्जेम्पशन की लिस्ट को देखकर ये पता चल सकता है कि किन किन आइटम्स पर जीएसटी नहीं है। तीसरा होते हैं नील रेटेड। नील रेटेड का मतलब होता है जिन पर टैक्स रेट 0% है, इनका कोई ITC अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, जैगरी और ग्रेन्स। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर या सप्लाई की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितने रुपए से ज्यादा की सेल और सर्विसेज देने पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। एज पर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट, ओनली सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यदि आप केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या आप नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई करते हैं। नोटिफाइड गुड्स होते हैं जैसे एडिबल आइस, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको या टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। यदि आप सप्लाई बोथ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, यदि आप गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई देते हैं, तो उस कंडीशन में सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट कहती है कि यदि ऐसा है तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स में आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा की सेल या सर्विसेज होने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, और अदर स्टेट में 20 लाख रुपए से ऊपर होने पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। यदि केवल और केवल आपका गुड्स सेल करने का काम है, आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, नोटिफाइड गुड्स की भी आप ट्रेडिंग नहीं करते, उस कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में लिमिट 20 लाख है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में लिमिट 10 लाख है और बाकी अदर स्टेट्स में लिमिट 40 लाख है। अब आप कौन से स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों आगे चलते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जहां पर टर्नओवर की कोई भी लिमिट नहीं देखी जाती। जी हाँ दोस्तों, वहां रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है।
एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट क्या कहती है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि एक स्टेट से आपने किसी दूसरी स्टेट में माल बेचने की कोशिश की तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उस कंडीशन में आप 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख की लिमिट नहीं देखते। यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट केवल अपने ही स्टेट में गुड्स बेचने के लिए या सर्विसेज देने के लिए रखी गई है। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसको हम CTP बोलते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और वो दिल्ली में एक ट्रेड फेयर लगता है, तो वहां पर अपने सामान की नुमाइश करने के लिए, अपने सामान को बेचने के उद्देश्य से वो ट्रेड फेयर में हिस्सा लेता है। यदि वहां पर वो सेल करता है तो गवर्नमेंट उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मानकर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी बना देगी, दिल्ली गवर्नमेंट में भी, दिल्ली स्टेट में भी। तीसरा, जो परचेज RCM में कवर है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़े लेमैन तरीके से बनाई है। RCM क्या होता है ये अगली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसे मान के चलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यदि आपके ऊपर लगता है आपकी परचेज के ऊपर, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वहां पर टर्नओवर की कोई भी लिमिट नहीं देखी जाती। फोर्थ होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यदि इंडिया के बाहर का कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है और वो व्यक्ति यदि इंडिया में आकर किसी भी प्रकार की कोई भी सेल करता है तो उसको GST का रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेना कंपलसरी है। उसकी कोई भी लिमिट नहीं देखी जाएगी। ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन लाइक प्रिंसिपल और एजेंट, जब एजेंट अपने प्रिंसिपल का कोई भी माल सेल करता है तो उस कंडीशन में एजेंट की कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी, उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। पर्सन जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर है, एनी सर्विस बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज यदि हम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सर्विसेज इंट्रा स्टेट हो सकती हैं, जैसे ओला की सर्विस, उबर की सर्विस, ओयो की सर्विस, अर्बन क्लैब की सर्विस। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझें। ओला और उबर की सर्विसेज में क्या होता है? ओला उबर के पास अपनी कोई भी गाड़ी नहीं है। वो लोग किसी गाड़ी के, जिसके पास गाड़ी होती है उससे कॉन्टेक्ट करते हैं। वो गाड़ी का ड्राइवर, उसके ऊपर गवर्नमेंट GST नहीं लगाती। यदि आपने कोई गाड़ी उबर के या ओला के थ्रू बुक कराई तो उसमें उस ड्राइवर की जेब से GST नहीं जा रहा, बट गवर्नमेंट का मानना है कि हमें ओला और उबर से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराएंगे और उनसे हम GST लेंगे। सेम कंडीशन ओयो के साथ है। ओयो के भी अपने कोई होटल्स नहीं है, वो भी अलग अलग होटल से कांटेक्ट करते हैं। उस होटल, यदि वो होटल पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे जैसे ही वो ओयो का जो है वो पार्टनर बनता है, तुरंत ही उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और GST चार्ज करना पड़ेगा। अर्बन क्लैब भी एक ऐसी ही कंपनी है जहां पर हाउस होल्ड की आप सर्विसेज लेते हैं, AC की सर्विसेज, प्लम्बर की सर्विसेज, सैलून की सर्विसेज, वहां पर उस कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो आज आप अपना माल बना रहे हैं, यदि वो फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू जो भी माल आप ई-कॉमर्स का बिकता हुआ देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस कंडीशन में कोई भी लिमिट नहीं देखी जाएगी। लास्ट, पर्सन सप्लाई गुड्स ऑन बेसिस ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर। यदि आज आपकी कोई अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या शूज की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाकर उसको, इस सारे गुड्स को जो है वेबसाइट पे डाल दूं और वेबसाइट के थ्रू वो सेल हो, तो पता नहीं कि वो व्यक्ति आपके स्टेट का होगा या किसी दूसरे स्टेट का भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही आप ई-कॉमर्स एक्टिविटी में आते हैं तुरंत आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। मीनिंग ऑफ टर्नओवर एक बार हमें देखनी पड़ेगी कि टर्नओवर किसे कहते हैं। टर्नओवर का मतलब है, टर्नओवर में शामिल होता है वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड मतलब बेचे जाने वाली, जितनी भी ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनका टोटल करना है। जितनी एग्जेम्प्ट सप्लाई हैं, चाहे वो निल रेटेड हो, जीरो रेटेड हो, नॉन GST हो, उनका भी टोटल करना है। जो एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज हैं या बोथ, यदि गुड्स का और सर्विसेज का या दोनों का कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी टर्नओवर इसमें ली जाएगी। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सेम पेन भी इसमें ली जाएगी। इसमें क्या नहीं लिया जाएगा, ये जितनी भी टर्नओवर है ये ऑल इंडिया बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। इसमें क्या नहीं शामिल होगा, इसमें GST का पोर्शन शामिल नहीं होगा और इसमें RCM ऑन परचेज भी शामिल नहीं होगा। इसका जो टोटल आएगा, यदि ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के दायरे के से बाहर हो जाती है या 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा आती है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है इसी टर्नओवर के बेस पे। अब बात करते हैं हु इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। हम उन लोगों के बारे में भी एक बार डिस्कस करें कि जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एज पर सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट इस चीज की तरफ इशारा करती है। सबसे पहली, एग्जेम्प्ट सप्लाई। यदि आप किसी ऐसी गुड्स में डील करते हैं
को एग्जेम्प्ट ही रखा गया है और आपकी टोटल सप्लाई उसी गुड्स की है, उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाते हो, कोई भी ऐसा किसान जो किसी भी प्रकार का जो है खेती से रिलेटेड सामान उगाता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो केवल सप्लाई करता है जो कि आरसीएम में कवर है, केवल वही सप्लाई करता है जो आरसीएम में कवर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों बात करते हैं, यदि जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बात करते हैं, इसी से अंदाजा मिल जाएगा और फिर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के भी डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे कर पाएंगे। हम इस वीडियो में केवल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति का पैन कार्ड, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में देखा था कि प्रोप्राइटरशिप का अलग से पैन कार्ड इशू नहीं होता। तो जो प्रोप्राइटर व्यक्ति है, जो एक फर्म खोलता है, उस व्यक्ति का पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आधार में मोबाइल नंबर से लिंक कैसे करें, इसके लिए एक अलग से वीडियो हमारी डाली हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दूंगा। उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि आधार अपने मोबाइल से लिंक कैसे होता है और उसको कैसे किया जा सकता है। तीसरा आपकी फोटो। चौथा आपका एक एड्रेस प्रूफ बिजनेस प्लेस का, यदि आपका अपना प्लेस है तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्री, यदि आपने वो रेंट पे लिया हुआ है तो एक रेंट का एग्रीमेंट। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस बिजनेस प्लेस का, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका नेचर ऑफ बिजनेस इन डिटेल कि आप उसमें क्या क्या काम करेंगे। दूसरा उसका HSN कोड गुड्स और सर्विसेज का, ये हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसी HSN कोड के बेस पर ही वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा। और उसकी जुरिडिक्शन ऑफ एड्रेस कि यदि जीएसटी के पोर्टल पर जाएं तो वहां देखें कि उस एड्रेस की जुरिडिक्शन क्या पड़ती है जिस विभाग में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। वेबसाइट है www.gst.gov.in, सारा काम इसी वेबसाइट पे होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने इस दोस्त अरुण गुप्ता को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में जिसमें जीएसटी के और भी ज्यादा पहलुओं पर बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू ऑल।